हम्म। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता है कि 9 बजे एक हमारी सहयोग और पायलट बैच में बहुत बेहतरीन हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होती है, जैसे कि आप करते भी आ रहे हैं। तो जल्दी से एक बार सभी के सभी जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। मिलन यादव जी हमारे साथ हैं। हेलो सर जी, हेलो, आपकी स्वीकार। अ, रमेश्वर, हाँ, पांडे जी भी हैं। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। ओम प्रकाश यादव जी हमारे साथ जुड़ते हुए तो स्पीड के साथ एक बार है। मनीषा सिंह, गुड मॉर्निंग सर जी, राम राम, आप सभी की स्वीकार। और इसी के साथ मित्रों, ठीक है ना, टॉपिक जो होगा वो बौद्ध धर्म होगा, जैसे कि आपको पता भी है, थंबनेल पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। पहले ही क्लास शुरू हो जाती है तो पता होगा कि हमारा आज जो टॉपिक है वो चलने वाला है बौद्ध धर्म। मित्रों, प्राचीन इतिहास की बात करूंगा। प्राचीन भारतीय इतिहास में जो धार्मिक आंदोलन आए तो उनमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म सबसे ज्यादा प्रमुख माने जाते हैं। और क्वेश्चन भी आप देखोगे ना, प्रीवियस ईयर को एक बार एनालिसिस यदि हम करें तो हमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म से एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर देखने को भी मिलता है। ठीक है, चलो। तो बहुत बढ़िया, सभी स्पीड के साथ एक बार भाई जल्दी से जुड़ जाया करो। 5-6 मिनट आप वैसे पी जाओ फिर ठीक है, समय भी ना बच पाता। तो जल्दी से सभी की सभी एकदम रेडी रह करो। जैसे ही नोटिफिकेशन डले, मतलब कि नोटिफिकेशन आपके पास आए, या क्लास को तो क्लिक करके रखा करो। जैसे ही ठीक है ना हो तो एकदम तुरंत अपने जो है जुड़ जाया करो। चलो, बहुत बढ़िया। तो सभी जो है यहाँ पर, अच्छा सर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलो ठीक है, अच्छा लग रहा हूँ। चलो ठीक है, तो मित्रों थंबनेल गायब हो गया। तो टॉपिक जो होगा हमारा आज होगा वो बौद्ध धर्म। कौन से धर्म की बात होगी तो मैं टॉपिक आपको कराने वाला हूं, सर जी, बौद्ध धर्म। और सभी को करना भी है बहुत बेहतरीन तरीके से, और हेडिंग डाल देनी है बौद्ध धर्म, ये ठीक है। चलो, बौद्ध धर्म की बात तो होगी मित्रों। यदि मैं संस्थापक की बात करूं तो सभी को पता होगा सर गौतम बुद्ध है। इनके जीवन परिचय, इनके गृह त्याग, इनके महापरिनिर्वाण, मृत्यु, प्रथम उपदेश, ये क्वेश्चन हमसे बनते हैं और जो पूछे जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा परीक्षा में। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करते चलेंगे। जीवन परिचय गौतम बुद्ध जी के बारे में आप सभी को पता भी होगा, और उस स्तर से हमको करते चलना है कि आने वाली यदि परीक्षा कोई भी आए तो थोड़ा सा यदि यहाँ 10-5 दिन लेट भी हो जाए, लेकिन अब हम करते चलेंगे थोड़ा सा बारीकाई के साथ। क्योंकि यदि कोई परीक्षा वैसे भी आए तो आपको और कहीं, मतलब कि हिस्ट्री यही नोट्स देखें, ठीक है ना, तो आपको जो है ये, मतलब कि मैं बात करूं, यही नोट्स जो हैं देखें और सारा का सारा काम हो जाए। चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर सभी जो है जुड़ तो चुके हैं। अब मित्रों, यदि मैं बात करूं बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, पहली बात यदि फाउंडर की बात होगी, यदि क्वेश्चन मुझसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म का संस्थापक, तो आपको बताना है सर जी बौद्ध धर्म के संस्थापक, हाँ, गौतम बुद्ध थे। कौन थे मेरे प्यारो, तो यहाँ पर आप सभी के सभी नोट कर देंगे सर जी मैंने तो गौतम बुद्ध पढ़ा है। कौन से, गौतम बुद्ध। और मैं एक और आपको बताऊंगा कि बढ़िया तरीके से सभी को जुड़ना है और एक एक क्वेश्चन को नोट करते चलना है, जिस पर ठीक है ना, आ भी रहे हैं ना क्वेश्चन, वो तब भी याद करेंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही परीक्षा हमारी आसान होगी। तो गौतम बुद्ध, माफी चाहूंगा, यदि फाउंडर की बात होगी बौद्ध धर्म की तो हम बताएंगे सर जी गौतम बुद्ध हैं। चलो, अब गौतम बुद्ध जी के जन्म के बारे में आप सभी को पता होगा। इनके जन्म के बारे में, इनके पिताजी का नाम क्या था, ठीक है, पिता का नाम
ये हमसे पूछा जाता है। माता का नाम भी कई बार आ गया है। चलो, पिता का नाम हो गए सर जी, माता का नाम आप ही को बताना होगा। गौतम बुद्ध जी की माता का नाम क्या है? चलो ठीक है। और पालन पोषण किसने किया है, ये सारी चीजें हम करते चलेंगे। बचपन का नाम भी हमसे पूछा जाता है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। और ठीक है ना, तो सारी चीजों के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करते चलेंगे। मेरे प्यारों, यदि जन्म की बात होगी तो मैं बात करूं 563 ईसा पूर्व। मेरे प्यारों, कौन सी वर्ष की बात होगी? 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु, एक गणराज्य था कपिल वस्तु, और उसी के अधीन था लुम्बिनी। क्या था सर जी? लुम्बिनी, जो वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। और कपिल वस्तु की बात करूं तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में सिद्धार्थ नगर जनपद में पड़ता है। तो वहां पर किसका जन्म होता है सर जी? गौतम बुद्ध का जन्म होता है। तो हम लिखेंगे, जन्म की बात होगी तो सर 563 ईसा पूर्व। ठीक है ना, कौन सी वर्ष की बात है? तो 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु। कौन से वस्तु की बात होगी? तो इस तरीके से लिखना है, कपिल वस्तु गणराज्य के समकालीन था। कौन से? कपिल वस्तु जो गणराज्य है के समकालीन था एक लुम्बिनी। मेरे प्यारों, किसकी बात होगी भाई? पहले नेपाल भारत में ही तो था, समकालीन लुम्बिनी। और लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो सर जी हम बताएंगे, लुम्बिनी तो नेपाल में पड़ता है। नेपाल में किसका जन्म हुआ? तो आप बता देना सर जी, गौतम बुद्ध का। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि जन्म की बात तो होगी तो हम बताएंगे 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु गणराज्य की समकालीन लुम्बिनी। और लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो आप बताएंगे सर वो लुम्बिनी जो नेपाल में पड़ता है। हाँ, नेपाल में मेरे प्यारों किसका जन्म हो जाता है? तो गौतम बुद्ध का जन्म हो जाता है। पिताजी के नाम के बारे में आती है मेरे प्यारों, तो शुद्धोधन आपने सुना भी होगा। यदि पिता के नाम की भी यदि मैं बात करूं यहां पर, तो आप बताएंगे सर जी शुद्धोधन, ऐसे कर देना है। शुद्धोधन किसके पिता का नाम था? गौतम बुद्ध जी के पिता का नाम। और ये शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। ये भी क्वेश्चन आता है कौन सी गणराज्य की, तो हम बताएंगे ये शाक्य जो गणराज्य है, ठीक है ना, शाक्य गणराज्य के मुखिया, मतलब शाक्य वंश था, शाक्य गणराज्य के मुखिया आपको बताना है बढ़िया तरीके से। इस तरीके से यदि हमसे पूछा जाएगा आज की शाक्य गणराज्य के मुखिया कौन थी, तो गौतम बुद्ध जी के पिताजी, और पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन। आपने पढ़ा होगा बहुत बढ़िया तरीके से। कपिल वस्तु के राजा, मतलब कपिल वस्तु जो था ना, उसमें क्या है, शाक्य ही पड़ता था, जिसे गणराज्य भी हम बोल देंगे। ठीक है, चलो। माता का नाम महामाया देवी, सभी को पता होगा सर जी। माता का नाम क्या है? तो हम बताएंगे महामाया देवी। ये आप लिखेंगे। कौन सी सर जी? गौतम बुद्ध की माता जी का नाम महामाया देवी, जो कौशल राज्य की राजकुमारी थी। ये भी पूछा जाता है कौन से राज्य की, तो मैं यहां लिखूंगा महामाया देवी। मेरे प्यारों, कौशल, ठीक है ना, कौशल राज्य, मतलब उस समय तो महाजनपद था, तो कौशल राज्य की राजकुमारी बताया जाता है। कौन से राज्य की? तो आप बताएंगे कौशल राज्य की राजकुमारी थी। और एक और मैं आपको बात बताना चाहूंगा मेरे प्यारों, गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद, ठीक है ना, महामाया देवी का देहावसान, मतलब कि देहांत हो जाता है। और इनका जो पालन पोषण है वो किसने किया है? इनकी सौतेली माता, मतलब मौसी थी, जिसका नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है, चलो। तो मैं यहां लिख दूंगा पालन पोषण की बात होगी तो आपको लिख देना है किसकी? तो गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया? तो ये भी क्वेश्चन यदि मुझसे पूछा जाएगा तो हम बताएंगे सर जी पालन पोषण की बात है। हाँ, तो गौतमी जो है बीमाता प्रजापति हम बोलेंगे, या प्रजापति गौतमी, ठीक है ना, कहीं कहीं आगे लगा हुआ है, कहीं कहीं पीछे है, तो आप प्रजापति गौतमी इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है ना, प्रजापति गौतमी। और ये कौन है सर जी? ये सौतेली, ठीक है ना, सौतेली माता होंगी। और एक तरीके से सौतेली माता तो है, लेकिन ये महामाया देवी की छोटी बहन थी प्रजापति गौतमी। आ रही है बात समझ में? चलो जी, कोलिय वंश की थी। अच्छा, इसमें जो है ना कौशल जो राज्य है, मैंने यहां लिख दिया है, तो कौशल राज्य में, और कौशल राज्य में कोलिय जो वंश था, ठीक है ना,
तो वहां कोलीय वंश न देकर ऐसे पूछेगा कौन से राज्य की राजकुमारी थी, तो कौशल राज्य की राजकुमारी थी, या कोलीय वंश भी हम बोल देंगे। बात एक ही है, ठीक है ना। बात यहाँ पर एक ही है। तो आप बताएंगे मौसी थी प्रजापति गौतमी, और इन्होंने भाई साहब इनका पालन पोषण किया है। और महामाया देवी का 7 दिन के बाद ही, गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही निधन हो जाता है। तो ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट आपके कंप्लीट होगा सभी की बढ़िया तरीके से। मैं आगे चल रहा हूं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, ये आप ही को बताना है सर जी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम यदि मुझसे पूछा जाएगा तो मैं बताऊंगा सर गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। हाँ, तो कौन पहले बताएगा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सर जी आप बताएंगे सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के जो, ठीक है ना, बचपन के नाम की बात होगी तो आप बताएंगे बढ़िया तरीके से सिद्धार्थ था, ठीक है। क्या था? तो सर सिद्धार्थ, ठीक है। अब देखो कुछ बच्चे कह रहे सर जी टेस्ट कब होगा? होगा अब हर सैटरडे को, जो मैं वीकली कराऊंगा उसका टेस्ट होगा, ठीक है ना। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा। तो टेस्ट जो हो करेगा वो सैटरडे को। मेरा हिस्ट्री का जैसे टॉपिक अब बौद्ध धर्म और जैन धर्म समाप्त हो जाते हैं, तो इनका टेस्ट हर टॉपिक वाइज इस तरीके से हम करते चलेंगे। चलो, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम यदि मुझसे पूछा जाएगा तो मैं तो बता दूंगा सर जी सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ था, ठीक है ना। क्या था सर जी? सिद्धार्थ। तो ये आपको बताना है। अब विवाह, ठीक है ना, विवाह की बात होगी तो अब करना है इनका विवाह। गौतम बुद्ध जी के विवाह की बात आ गई तो आप बताएंगे भैया 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से, ठीक है ना। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो हम बताएंगे यशोधरा था सर जी। क्या था? तो आपको बताना है यशोधरा, ठीक है। तो विवाह की बात होगी तो यहां हम लिख देंगे 16 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की? तो हम बताएंगे 16 वर्ष की अवस्था में। 16 वर्ष की अवस्था में इस तरीके से लिखना है, अवस्था में यशोधरा से, ठीक है ना। किससे हुआ है सर जी? आप बता देना, यशोधरा से। अब क्वेश्चन आएगा कि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो यशोधरा, और इनसे विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हो रहा है। जो कोलीय गणराज्य की, ये भी कोलीय गणराज्य की, ठीक है ना। यदि मैं बात करूं, ये यशोधरा जो है ना, ये कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। ये भी आपको बताना है कौन से गणराज्य की बात होगी मेरे प्यारो? कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख देना है, कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी ये भी, ठीक है। और माता भी कौशल राज्य में ही कोलीय गणराज्य था, वहां की राजकुमारी हुआ करती थी। अब कोलीय जो ये गणराज्य गोरखपुर में एक रामगिराम पड़ता है सर जी। गोरखपुर जनपद है ना उत्तर प्रदेश में, उसमें रामगिराम पड़ता है। और वो जो रामगिराम था ना, वो कोलीय गणराज्य की राजधानी था। और पूछा जाता है गौतम बुद्ध जी की ससुराल यदि हमसे पूछी जाएगी तो रामगिराम जो गोरखपुर में पड़ता है, ठीक है। अब तो उसे रामगढ़ ताल के नाम से जाना जाता है। तो विवाह की बात होगी 16 वर्ष की अवस्था में। किससे हो जाता है सर जी? यशोधरा से। गौतम बुद्ध के पुत्र की बात होगी। भाई गौतम बुद्ध जी का पुत्र है ना, तो आप बताएंगे सर गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है? तो सर जी आप बता देना राहुल होगा। यदि क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा पुत्र का नाम, ठीक है, पिता निकल गया, पुत्र का नाम पूछा जाएगा तो आप बताएंगे गौतम बुद्ध के भी पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल। इस तरीके से लिख देना है, राहुल करना है, ठीक है। तो माफी चाहूंगा भैया मेरे यदि मुंह से निकल गई पिता, तो वैसे तो राहुल के पिता कौन होंगे? गौतम बुद्ध तो होंगे। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो आप बताएंगे सर जी राहुल था, ठीक है। क्या था? तो आपको बता देना है राहुल। चलो मेरे प्यारों, वर्षा ऋतु का समय था। एक समय की बात है कि गौतम बुद्ध वैशाली की सैर के लिए निकले, सैर करने मतलब घूमने। जब गौतम बुद्ध वैशाली की सैर करने के लिए निकले हैं, बागों में घूमते हुए जब उन्होंने शहर की तरफ प्रस्थान किया है, तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा है। कितने दृश्य सर जी? 4 दृश्य। एक पहला दृश्य देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति है, हाथ में डंडा लिए हुए चल रहा है, आधा झुका हुआ। जैसे सपोज करो मैं ही हूं, अब बुढ़ापे में झुक जाऊंगा, मैं ही का तुम भी झुकोगे, ठीक है भैया, ये तो सभी झुकना है।
तो जो है बूढ़ा व्यक्ति है चल रहा है, और उस दृश्य को देखकर गौतम बुद्ध जी का मन बड़ा ही विचलित हुआ कि एक दिन ऐसा भी समय आएगा। फिर एक बार फिर वर्षा काल का दौरान है, फिर वैशाली की सैर के लिए निकले हैं। फिर दूसरा दृश्य गौतम बुद्ध जी ने देखा, एक बीमार व्यक्ति है, उसके पुत्र ने दोनों हाथों से मतलब दोनों तरफ से पकड़ रखा है, दर्द के मारे हाहाकार मची हुई है। उस दृश्य ने भी गौतम बुद्ध जी के जीवन को बड़ा ही जो है क्षोभित किया है। फिर तीसरा दृश्य गौतम बुद्ध जी ने एक शव को देखा है, ठीक है ना। चार व्यक्ति एक मरे हुए व्यक्ति को ले जा रहे हैं, कोई पेट पकड़ कर रो रहा है, कोई छाती में हाथ मार रहा है, ठीक है ना। और इनसे गौतम बुद्ध जी के जीवन में बड़ा ही जो है क्रोधित व दुखित जो है भाव प्रकट हुए। इसी के बाद गौतम बुद्ध जी ने चौथा जो दृश्य देखा है, वो दृश्य देखा है एक सन्यासी जीवन। कमंडल हाथ में है, पीले वस्त्र धारण किए हुए गौतम बुद्ध के जीवन को वो सांसारिक जीवन से व्यतीत हो गई गौतम बुद्ध जी, और सन्यासी जीवन को स्वीकार करने की लालसा उनके मन में जाग उठी। और गौतम बुद्ध जी ने वो राजपाट जितना भर भी है, पिताजी जो है साक्य गणराज्य के मुखिया हैं, कपिल वस्तु के राजा हैं शुद्धोधन जी, राजकुमार हैं कौन, गौतम बुद्ध, ठीक है ना। सिद्धार्थ ये भी तो बचपन का नाम। इस सांसारिक जीवन से व्यतीत होकर गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। क्या कर दिया सर जी? गृह त्याग कर दिया। और गृह त्याग करने के बाद मेरे प्यारों घर से तो निकल ही गए हैं, 6 वर्ष की कठिन तपस्या करते हैं, और 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब बात कैसे कैसे होगी, चलो तो ये आपने जो है बहुत बढ़िया तरीके से किया है। 4 दृश्य आपने देख लिए, तो ये 4 दृश्य आपने देखे, ठीक है ना। तो आप अब बात क्या आती है ये आप लिख देंगे सर जी। सांसारिक जीवन से या सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, तो यहां मैं लिख दूंगा गृह त्याग। ठीक है, गृह त्याग कौन से वर्ष, तो मतलब कौन सी अवस्था है गौतम बुद्ध की, 29 वर्ष की अवस्था थी सर जी। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। और मेरे लाडलो, जब 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया है, बुद्ध धर्म में इस गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे सर जी महाभिनिशीकर्मण। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म में कौन सी धर्म की बात होगी सर, गृह त्याग की घटना को क्या बोला गया है बौद्ध धर्म में मेरे प्यारो, आप बताएंगे सर जी महाभिनिशीकर्मण। इस तरीके से लिख देंगे महाभिनिशीकर्मण, ये आपको लिख देना है। आता है क्वेश्चन, और जब आएगा तो आपको निश्चित तौर पर बताना होगा। क्या बताना होगा कि बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं, तो आप बता देंगे सर जी महाभिनिशीकर्मण कहा जाता है। निकल गए हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम था कंथक, और सारथी का नाम था मेरे प्यारो चन्ना। ये भी पूछे जाते हैं, तो मैं यहां लिख दूंगा गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम। जैसे पूछा जाता है ना कि महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम चेतक था, ऐसी गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था, तो हम बताएंगे कंथक। इस तरीके से लिख देना है। क्या था सर जी? कंथक। और सारथी, सारथी किसे बोलेंगे, तो जो रथ को हाँकने वाले को सारथी कहा जाता है। मेरे प्यारो आप बता देंगे सर जी चन्ना था। क्या था? चन्ना था। हिरण्यवती नदी में मेरे प्यारो स्नान करते हैं गौतम बुद्ध, और अपने वो राजशाही वस्त्र और जेवरात को उतारकर एक पुटलिया सी में बांधकर सारथी चन्ना को दे देते हैं कि आप चले जाओ अब। घोड़ा और सारथी वापिस राजमहलों की तरफ आते हैं, और गौतम बुद्ध जी ठीक है ना सन्यासी जीवन पे तो निकल गए हैं, और अब भाई साहब क्या है, समाधि सी ले लेंगे, मतलब कि तपस्या करेंगे, ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ये आपको सारथी बताना है, क्या होगा? चन्ना होगा मेरे प्यारों।
जब गृह त्याग कर देते हैं तो गृह त्याग करने के बाद वैशाली के एक गुरु हैं अलार कलाम। यदि मैं बात करूंगा क्या नाम था सर जी, अलार कलाम से शिक्षा ग्रहण की है। उनसे जो शून्य की बात होती है ना, शून्य की वगैरह खोज कैसे हुई, ये इन चीजों को सीखते हैं। तो यदि मैं गुरु के नाम की बात करूंगा, ये पूछे जाते हैं। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से पहले तो साक्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। तो सबसे पहले कौन मिले हैं, तो हम बताएंगे गृह त्याग के बाद। कौन से, तो गृह त्याग के बाद, ये आप ही को बताना है। गृह त्याग के बाद मेरे प्यारों सिद्धार्थ ने, गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने, अभी तो सिद्धार्थ ही है ना, गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के, ठीक है ना, कहाँ के होंगे मेरे प्यारों, आपको बताना है। वैशाली के राजगुरु होंगे। वैशाली के कैसे गुरु हैं सर जी, राजगुरु। इस तरीके से मैं लिखूं, अलार कालाम से, ठीक है ना, अलार, ये गुरु पहले गुरु है ना, अलार कालाम से, ठीक है ना, अलार कालाम से साक्य दर्शन की, ठीक है। कौन सी दर्शन की, तो मैं आपसे बात करूंगा साक्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, साक्य दर्शन की क्या होगी सर जी, शिक्षा ग्रहण की शिक्षा। अब एक और बात है, अब ये कौन सी बात है सर, ये बात ये होगी, क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपने किस गुरु से, ठीक है ना, साक्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी, अलार कलाम से, ठीक है ना। और अलार कलाम कहाँ के राजगुरु थे, वैशाली के। ये भी हमसे पूछा जाता है, और जब पूछा जाएगा तो आपको बताएंगे। और उन्होंने शून्य की जो है, मतलब कि शून्य का ज्ञान प्राप्त हुआ, इससे ये बताते हैं। ठीक है ना सर, जनपद बताओ, किसका जनपद पूछ रहे हो भैया, किसका जनपद बताना है, विपुल जी। ठीक है, चलो, ये बताना है गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने जो वैशाली है, वैशाली की राजगुरु अलार कलाम से साक्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। तो ये आपको बता देना है, पहला पॉइंट। अब आता है कि गौतम बुद्ध ने साक्य दर्शन की शिक्षा अपने किस गुरु से ग्रहण की है, तब हम बताएंगे सर जी, नाम होगा अलार कलाम। कौन सा, अलार कलाम, ठीक है। चलो सर, वैशाली, अरे भैया वैशाली आज भी है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में पड़ता है वैशाली। यदि पूर्वांचल की तरफ मैं जाऊंगा तो उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है ना, ये वैशाली वगैरह सब उत्तर प्रदेश में है। और कहीं होगा तो मैं बताता चलूंगा, ठीक है। तो ये वैशाली कहाँ होगा, ये तो उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। चलो, इसी के साथ मित्रों आगे चलेंगे। अब आगे क्या होता है मेरे प्यारों, यदि मैं बात करूं गौतम बुद्ध के ध्यान गुरु कौन थे, जिनसे ध्यान की जो शिक्षा इन्होंने धारण की है, ध्यान गुरु ये पूछा जाता है, तो आप बताएंगे सर जी अलार कलाम, ठीक है ना, अलार, अलार कलाम। कालाम कहीं कहीं कलाम है, कहीं कहीं कालाम है, तो आप पहचान लेना, अलार कलाम, ठीक है। तो आज ही की गौतम बुद्ध के ध्यान गुरु, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, तब आपको बताना होगा भैया ध्यान गुरु तो अलार कलाम होंगे, ठीक है। चलो मेरे प्यारो, अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के गुरु होंगे रुद्र कमान पुत्र से शिक्षा ग्रहण की है। और वहां से उन्होंने योग, योग की शिक्षा उन्होंने, ठीक है ना, योग की शिक्षा ग्रहण की। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है, अलार कलाम के बाद गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु कौन थे, तो रुद्र कमान पुत्र आपको बताना होगा, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन यदि हमसे पूछा जाएगा तो हम बताएंगे अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने, ठीक है ना। तो लिखेंगे सर जी, अलार कलाम के बाद किसके सर, आलार, ये आलार कालाम या अलार कालाम, ठीक है ना, एक ही बात होगी। अलार कालाम के बाद किसके बाद है सर जी, अलार कालाम के बाद, बाद सिद्धार्थ ने, किसने सर, बाद सिद्धार्थ ने, आपको पॉइंट लिख देना है, सिद्धार्थ ने, ठीक है ना, राजगीर के, कहाँ के होंगे मेरे प्यारो, राजगीर के, ठीक है ना, रुद्र कमान पुत्र से, ठीक है ना, क्या होगा, रुद्र कमान पुत्र, ये आपको बताना है, रुद्र कमान पुत्र से, रुद्र कमान पुत्र से, ठीक है ना। किसकी, तो सर जी योग की शिक्षा ग्रहण की थी, किसकी, योग की, ये आपको बताना है सर, योग की शिक्षा
ग्रहण की। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, जब आएगा तो आपको निश्चित तौर पर बताना होगा। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र कमान पुत्र से किसकी, तो योग की जो है शिक्षा ग्रहण किया, योग का ज्ञान मतलब कि ज्ञान इनसे अर्जित किया। अब बात आती है सर जी ज्ञान प्राप्ति। मेरे प्यारो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग तो कर दिया, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में, भाई 29 वर्ष से घर निकले और 6 वर्ष तक तपस्या की है, तो 29 और 6 कितने होंगे, 35। 35 वर्ष की कठिन मतलब कि 35 वर्ष की अवस्था में मेरे प्यारो एक निर्जना, जिसे मैं फल्गु नदी बोलूंगा, फल्गु नदी के जो है किनारे पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाए, और वो जो स्थान है वो बुद्ध गया कहलाया। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा, ठीक है। चलो, तो ये आपको बताना है बढ़िया तरीके से। हाँ, साक्य दर्शन की शिक्षा और शून्य का ज्ञान भी इनसे ही प्राप्त हुआ है। चलो जी, अब यहां मैं लिख दूंगा ज्ञान प्राप्ति। मेरे प्यारों किसकी बात होगी, तो आपको लिख देना है ज्ञान प्राप्ति की बात होगी। अब आप हेडिंग डालेंगे ज्ञान प्राप्ति किसे, गौतम बुद्ध है, ज्ञान प्राप्ति की बात होगी, ठीक है। चलो, तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद कितने वर्ष की होगी, तो 6 वर्ष। भाई साहब देख लो, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद मेरे प्यारो कितने वर्ष की, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, ठीक है ना, इमला की तरह याद कर देना। तपस्या के बाद अब कितने के हो गए हैं, 35 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की, 35 वर्ष की अवस्था में मेरे प्यारो वैशाख पूर्णिमा की रात को, ठीक है, ये मैं लिखूंगा। कौन सी पूर्णिमा की बात है सर, आप वैशाख पूर्णिमा क्यों ना कर देते, वैशाख पूर्णिमा की, वैशाख पूर्णिमा की रात को ये आप लिखेंगे। वैशाख पूर्णिमा की रात को फल्गु, और पहले तो इसे निर्जना, निरंजना ऐसे, या फल्गु, बात एक ही है, दोनों नाम एक ही हैं। फल्गु नदी के किनारे मेरे प्यारो, फल्गु नदी के किनारे, ये आपको बताना है किनारे, ठीक है ना, पीपल वृक्ष के नीचे। कौन से वृक्ष की बात होगी सर जी, पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ज्ञान की प्राप्ति 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, कै वर्ष की कठिन तपस्या है, तो यहाँ पर 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को मेरे प्यारो ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए, और वह स्थान बुद्ध गया कहलाया, ठीक है। तो मैं यह पॉइंट आप लिख लेंगे बढ़िया तरीके से। अब मैं लिखता चलूंगा यहाँ पर, ज्ञान प्राप्ति के बाद मेरे प्यारो ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन बन जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद, ठीक है सर जी, हाँ, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या, तो सिद्धार्थ मेरे प्यारो बुद्ध कहलाए, ठीक है ना। सिद्धार्थ जो है ऐसे कर देंगे, बुद्ध कहलाए, बुद्ध, गौतम बुद्ध हो गए ना, बुद्ध कहलाए, वे कहलाए, वे वह स्थान जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, वह स्थान मेरे प्यारो बुद्ध गया। इस तरीके से आपको लिख देना है, वह स्थान बुद्ध गया कहलाया, ठीक है ना। कौन सा गया होगा, तो सर हम बताएंगे, वह स्थान बुद्ध गया कहलाया। तो ये क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, बुद्ध गया कहलाया, तो आपको ये बताना है बढ़िया तरीके से। तो क्वेश्चन आएगा ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए हैं, तो हम बताएंगे सर जी बुद्ध के नाम से या जाने जाने लगे, या बुद्ध कहलाए। और वो जो जहां स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान को अर्जन किया है, जहां ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वो स्थान क्या कहलाया मेरे प्यारो, बुद्ध गया कहलाया। आ रही है बात समझ में, चलो। अरे मृत्यु पर जब ही तो आएंगे, पहले चल तो रहे हैं, ठीक है ना। सर देश भी तो दिया हो, अरे ये सारे चीजें अब मैं क्रम वाइज पढ़ाऊं या एकदम भी बीच में से पूछ दूं, कि प्रथम उपदेश चल रही हैं सारी चीजें भैया, तो क्रम वाइज से ही तो चलती चलेंगी, कि ये पहले मृत्यु ही कर दूं, ठीक है ना। तो बैसाख का महीना होता है, ठीक है ना, वैशाख जैसे आषाढ़, सावन, जेठ, महा, कार्तिक, ये बोले ना,
चैत्र, फाल्गुन, वैशाख, ये बैसाख का महीना है। बैसाख की जो पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा की रात को, तो ये महीना है। ये जब हम गाम की मिट्टी से जुड़े हुए हैं और भारत के वासी हैं। बोध गया बिहार में पड़ता है, ठीक है। ठीक है, तो बोध गया पड़ता है बिहार में। चलो, तो सर मेरा रिप्लाई कोई टीचर नहीं करता है, मुझको ब्लॉक कर रखा है। नहीं किया रिप्लाई, कैसे, क्या दिक्कत हुई? चलो, तो ये आपको बताना है बढ़िया तरीके से। अब आते हैं भाई साहब, अब गौतम बुद्ध चलते हैं प्रथम उपदेश के लिए। मेरे प्यारो, कौन से उपदेश की बात होगी? अब होगी बात प्रथम उपदेश की। अब प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध निकले हैं प्रथम उपदेश के लिए। चलो मेरे प्यारो, सारनाथ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वाराणसी में। एक उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी जनपद है ना, वाराणसी जनपद में ही सारनाथ पड़ता है। और सारनाथ का एक ऋषिपत्तनम नामक स्थान होगा, जहां पर गौतम बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों को प्रथम उपदेश दिया था। कितने ब्राह्मण थे? 5, और पाली भाषा में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम उपदेश तो हम बताएंगे सर ऋषिपत्तनम, ये आपको लिख देना है। कौन सा? ऋषिपत्तनम। ये ऋषिपत्तनम कहाँ पड़ता है सर? तो हम बताएंगे मेरे प्यारो, ये पड़ता है सारनाथ में। ऋषिपत्तनम नामक स्थान पड़ेगा सारनाथ में। अब कहोगे सर सारनाथ कहाँ पड़ता है? तो मेरे प्यारो, सारनाथ पड़ता है वाराणसी में। अब कहेंगे वाराणसी कहाँ है? तो सर जी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलो। प्रथम उपदेश कहाँ दिया है? तो ऋषिपत्तनम। और ऋषिपत्तनम कहाँ? तो आप बताएंगे सर जी ये पड़ता है सारनाथ में। और प्रथम उपदेश के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया? यदि क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कौन सी भाषा में दिया, तो आप बताएंगे सर जी तो पाली भाषा में दिया। और बौद्ध धर्म में जो प्रथम जो उपदेश है उसे धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया, ठीक है ना। प्रथम उपदेश को सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जब टेस्ट होगा ना, तब भाई साहब आपको बताना है प्रथम उपदेश जो था, प्रथम उपदेश को क्या बोला गया है? हम बताएंगे सर जी धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। इस तरीके से लिख देना है। आज की प्रथम गौतम बुद्ध द्वारा जो ऋषिपत्तनम सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे बहुत बढ़िया तरीके से सर जी धर्म चक्र प्रवर्तन, जो है प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। आ रही है बात समझ में? चलो, तो क्या कहा गया है अंशु कुमार जी? तो हम बताएंगे तो धर्म चक्र प्रवर्तन। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन ये आएगा, तो निश्चित तौर पर आपको बताना होगा, ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? यदि मैं सर्वाधिक उपदेश की यहां पर बात करूंगा, तो आपको ये भी क्वेश्चन, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश यदि मुझसे पूछा जाएगा, तो भैया मैं तो सर्वाधिक उपदेश की बात तो होगी ना कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो सिरावस्ती में दिए थे। सर आप सिरावस्ती कर देना, ठीक है ना। कौन सा? सिरावस्ती। मेरे प्यारो, जब मैं महाजनपद काल में जाऊंगा, तो एक कौशल, ठीक है ना, महाजनपद था और कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। तो आपको लिख देना है किसकी राजधानी थी? तो हम बताएंगे सर कौशल, इस तरीके से लिखेंगे कौशल, ठीक है ना, महाजनपद की राजधानी। आपको लिख देना है कौशल महाजनपद की राजधानी, और राजधानी का नाम क्या था मेरे प्यारो? श्रावस्ती आपको बताना है। कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। तो गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए हैं वो कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में दिए हैं, जो कौशल महाजनपद की राजधानी थी। प्रथम उपदेश ऋषिपत्तनम सारनाथ 5 ब्राह्मणों को, जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और प्रथम उपदेश में गौतम बुद्ध ने कौन सी भाषा? पाली भाषा होगी। और बौद्ध धर्म में प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। आर्य बात समझ में? क्या कहा जाता है सर जी? धर्म चक्र प्रवर्तन आपको बताना है। श्रावस्ती सारनाथ की ही, अच्छा, चलो
श्रावस्ती अलग जनपद है। अब वर्तमान उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती जनपद अलग है, ठीक है ना, सारनाथ में नहीं है, अलग जनपद है। ज्यादा जो है दिमाग भी मत लगाओ, ठीक है। तो आपको बताना है श्रावस्ती प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं, उनमें से एक श्रावस्ती भी है। और श्रावस्ती का जो जिला मुख्यालय वह पड़ता है बहजोई में। कहाँ? बहजोई में। और उत्तर प्रदेश का सबसे कम महिला साक्षरता वाला जनपद कौन सा होगा? श्रावस्ती होगा, ठीक है ना। सबसे कम पढ़े लिखे महिला भी कहाँ पाई जाती हैं? तो श्रावस्ती में। ये आपको जो है जब उत्तर प्रदेश चला था तो आज चलेगी साइंस की क्लास, ठीक है ना। साइंस की क्लास आज चलेगी, ये आपको बताना है बढ़िया तरीके से। और मेरे प्यारो, अब गौतम बुद्ध जी के जीवन के अंत की बात करूंगा मैं। जीवन का अंत, गौतम बुद्ध के जीवन का क्या होगा सर? अंत। इस तरीके से लिखना है, जीवन का अंत। मेरे प्यारो, 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व, ठीक है। कितने वर्ष की बात होगी तो हम बताएंगे सर 80 वर्ष की अवस्था होगी। कितने वर्ष की है तो आपको बताना है 80 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। 80 साल के हो गए हैं गौतम बुद्ध जी, ठीक है ना। 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व, मेरे प्यारो 563 ईसा पूर्व तो इनका जन्म हो रहा है। भाई मैंने बताया होगा 563, ठीक है ना। एक बार देखेंगे, ये रहा 563 ईसा पूर्व जन्म हुआ, ठीक है। और मृत्यु जो हो रही है वो 483 ईसा पूर्व में। तो 563 और 483 में 80 वर्ष लगे हैं, 80 वर्ष ही हो गए अवस्था में। 483 ईसा पूर्व, ये आपको बताना है 483 ईसा पूर्व मेरे प्यारो, कुशीनगर, ठीक है ना। अब कुशावती आ जाता है तो कुशीनगर इस तरीके से। और कुशीनगर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। तो जीवन के अंत की बात होगी तो 80 वर्ष की अवस्था में मेरे प्यारो, यदि मैं बात करूंगा, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हो गया। और बौद्ध धर्म में इसे बोला गया है महापरिनिर्माण, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख दूंगा कौन सी धर्म की बात होगी तो बौद्ध धर्म में। ये आप लिख देना बढ़िया तरीके से सर जी। जो बौद्ध धर्म में महापरिनिर्माण, कौन से निर्माण की बात होगी? हम बोलेंगे सर महापरिनिर्माण, ठीक है ना। इस तरीके से लिखेंगे, महापरिनिर्माण कहा गया है। आ जाए क्वेश्चन की बौद्ध धर्म में जो मृत्यु है उसे क्या कहा गया है, क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्माण आप बताएंगे, ठीक है। कौन सा होगा सर जी? महापरिनिर्माण आपको बताना है। निर्वाण होना चाहिए भाई, ये निर्वाण करना, महापरिनिर्वाण अब सही है। क्या कहा जाता है तो आप बताएंगे सर जी। हाँ, कुशीनगर देवरिया यूपी में, बहुत बढ़िया। और कुशीनगर का जो जिला मुख्यालय वो पड़ता है पडरौना में। आर्य भाषण में, चलो बहुत बढ़िया। महापरिनिर्माण बोलेंगे, निर्वाण, ठीक है ना, ना कि निर्माण। तो महापरिनिर्माण हम इसे बोल देंगे। चलो, अब एक और बात होती है, एक और जो है इसी में, यदि मैं यहीं से बात करूं तो मेरे प्यारो, विशेष की बात होगी। गौतम बुद्ध जी का जन्म, गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति, और गौतम बुद्ध जी के जो मृत्यु, तीनों की तीनों मेरे प्यारो वैशाख पूर्णिमा में होती है। मतलब वैशाख की जो पूर्णिमा होती है उसी को होती है। इसलिए आपको पता होगा कि वैशाख पूर्णिमा में, गुरु पूर्णिमा भी गौतम बुद्ध जी के जन्म दिवस या मृत्यु ज्ञान के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। तीनों की तीनों घटनाएं, कितना बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। तो ये आप नोट ही कर लेंगे, ज्यादा ठीक है ना, लिखना है तो आप जो है लिख लेंगे भी, ठीक है। बुद्ध का जो है अंतिम जो संस्कार है वो सम्मान पूर्वक मल्लों ने किया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसलिए आप जो है इस पॉइंट को भी लिख देंगे। बुद्ध का अंत्योष्टि संस्कार अत्यंत सम्मान पूर्वक, ठीक है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। बुद्ध का क्या होगा सर जी? अत्योष्टि, ऐसे करेंगे अंत्योष्टि, ठीक है ना। एक सेकंड, अंत्योष्टि, चलो अंकी बिंदी और लगा देंगे, ये होगा ना अंत्योष्टि, ठीक है ना। संस्कार अत्यंत, इनका जो अंतिम जो संस्कार है उसे बोलेंगे ना अंत्योष्टि जो है, सही है ना। बुद्ध का अंत्योष्टि, ठीक है ना, संस्कार, हाँ, अत्यंत सम्मान पूर्वक, सही, तथा
संस्कार इस तरीके से लिखेंगे, अत्यंत, मेरे प्यारों किसकी बात होगी सर जी? अत्यंत सम्मान पूर्वक। ठीक है ना, किसने किया था? अत्यंत सम्मान पूर्वक मल्लों ने किया था। सम्मान पूर्वक मल्ल। अब एक और बात होगी सर जी, मल्लों ने किया था। अब ये मल्ल कौन है? देखो, किया था, पहले तो ये लिखेंगे हम। मेरे प्यारो उत्तर जो है, मतलब कि यदि मैं बात करूं, भारत में 16 महाजनपद थे और 16 महाजनपदों में था एक मल्ल। और मल्ल की जो राजधानी थी वो थी कुसाबती, जिसे वर्तमान में कुशीनगर के नाम से जाना जाता है। जिसे वर्तमान की यदि मैं बात करूं किस नाम से? सर, कुशीनगर के नाम से जाना जाता है। तो जब कुशीनगर में इनका जो है जीवन का अंत हो रहा है, और कुशीनगर में किसका राज था? तो मल्लों का। तो मल्ल जो थे मेरे प्यारो, मल्लों के द्वारा गौतम बुद्ध का जो मतलब कि अंतिम जो संस्कार है वो बड़े ही सम्मान पूर्वक किया गया। तो ये आपको बताना है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जब पूछा जाएगा तो आप एक और बात मेरी सुनो भैया। कुछ बच्चे इनके मैसेज आ रहे हैं, सर जी आप हमारा रिप्लाई क्यों नहीं करते? मेरी बात सुन लो, 1 घंटा की क्लास में यदि मैं आपको रिप्लाई देने लग गया तो कोई जो है पढ़ाई का महत्व नहीं रहेगा। मैं 1 घंटा आया हूं तो यहाँ पढ़ाने के उद्देश्य से आया हूं, ना कि आपकी कमेंट्स देखने और ना आपका जो है वैसी उल्टी सीधी बातें। यदि किसी का डाउट है तो मैं उसकी डाउट को जो है कंप्लीट करूंगा। लेकिन जो है नु सर, जो मेरा नाम ले दो, मेरा वो कर दो, तो मैं इस तरीके से नहीं करूंगा, क्योंकि एक बच्चे के ऊपर यहाँ वर्तमान में 3,000 बच्चे लाइव हैं। तो 3,000 बच्चे ने मैं एक बच्चे के चक्कर में डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आ रही बात समझ में? ना मैं किसी के ऐसी कमेंट्स लूंगा। ठीक है ना? नु सर आप बहुत अच्छे लग रहे हो, खाना खा लिया, ये खामोखा की बकवास है। ठीक है? तो आ रही है बात समझ में ना आ रही? किसी ने हाय लिख के भेज दिया, अब हाय का मैं रिप्लाई करूं? तो जो भी है वो ठीक है ना, 1 घंटा मैं आया हूं तो 1 घंटा पढ़ाऊंगा। मेरी बात सुन लो ध्यान से। यदि हाय वाय के चक्कर में रहे तो भैया परीक्षा निकल जाएगी और फिर जिंदगी भर हाय हाय होती रहेगी। आ रही बात समझ में ना? चलो, तो टोटल कितने जनपद हैं? अब मैं जनपदन की किस कौन से जनपद की उत्तर प्रदेश में बताऊं या महाजनपदन की बात करूं? तो ठीक है ना, जन्म बोल रहा था मैं। जन्म किसका बोल रहे हो? तो पूरा लिख के भेजो कि नो जी गौतम बुद्ध का। अब तुमने नो नो सर जी आप मेरा जो है वो नहीं, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये है वो है। तो भैया समय बहुत कम है, अपने नौकरी ले जाओ, बेरोजगारी का आलम चल रहा है, नौकरी ना लगी तो तब उस समय देखो क्या करेंगे, बस। ठीक है? तो ये आपको बता रहा हूं। यदि उस समय की बात करूंगा प्राचीन भारत की में, तो भारत में 16 महाजनपद थे। और उन 16 महाजनपदों में भी 8 जो महाजनपद उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे। तो 8 महाजनपदों का यहाँ पर मैं ना बताऊंगा क्योंकि उत्तर प्रदेश स्पेशल नहीं पढ़ा रहा। तो 16 महाजनपद थे। आर्य बात समझ में? चलो, यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया होगा। अब हेडिंग डालनी है भैया, बुद्ध के जीवन की घटनाएं। किसकी? तो आपको हेडिंग डाल देनी है मेरे प्यारो, बुद्ध के जीवन की। इस तरीके से लिखेंगे सर जी, बुद्ध के जो जीवन की जो घटनाएं हैं उन्हें आप लिखेंगे, क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं। बुद्ध के जीवन की घटनाएं आपको इस तरीके से हेडिंग डाल देनी है बढ़िया तरीके से। चलो जी, मेरे प्यारो, गौतम बुद्ध के जो जीवन की घटनाएं, यदि मैं गर्व की बात करूंगा तो इनके जो मतलब एक तरफ तो लिख देनी है घटना, ठीक है, और एक तरफ लिख देंगे प्रतीक। आज एक क्वेश्चन की गौतम बुद्ध के जो मतलब कि गर्व की घटना का जो प्रतीक था वो क्या था? तो सर जी आप हाथी बताएंगे। ये याद रखने हैं सभी को। गौतम बुद्ध की यदि मैं बात करूं सर जी, गौतम बुद्ध के जो गर्व से संबंधित जो घटना का प्रतीक रहा है वो क्या रहा है? तो आपको बताना है सर जी। ठीक है, ठीक है, तो किसको कहा गया है? सर हाथी को कहा गया है। चलो, दूसरी बात होगी सर जन्म।
जन्म की बात होगी तो इनके जन्म से संबंधित जो घटना है वो कमल, कमल का जो फूल होता है। यदि मैं बात करूं यौवन की बात होगी, ठीक है ना, तो यौवन आप कर देना सांड। ये प्रतीक बनते आए हैं, ठीक है ना, ये घटना से संबंधित है। जब गौतम बुद्ध जी का जो है जब गर्भ में थे तो इनका जो प्रतीक जो माना जाता है वो हाथी, घटना हुई होगी माता जी के साथ हाथी से। जन्म की बात होगी, जब जन्म होता है कमल, जब यौवन आ जाता है तो इनका क्या होगा सर, सांड आपको बताना है, ठीक है ना, तो क्या बता देना है सर जी, सांड बता देना है। गृह त्याग की बात होगी सर, तो आपको बताना है गृह त्याग। और आपको पता है कि बौद्ध धर्म में गृह त्याग किसे बोला जाता है, महाभिनिषी कर्मण को, किसे, महाभिनिषी क्रमण को कहा जाता है। और जब गौतम बुद्ध, आप सभी को पता होगा, जब गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था तो घोड़ा, कंथक प्रिय घोड़ा साथ था ना, तो आप गृह त्याग कर देंगे महाभिनिषी कर्मण। इन्हें याद कर लेंगे बढ़िया तरीके से। जब मित्रों ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ज्ञान प्राप्ति के समय इनका प्रतीक क्या था, तो सर जी ये तो पीपल के वृक्ष के नीचे ही तो थे, पीपल का वृक्ष, ठीक है ना। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक था, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, इनके यौवन का प्रतीक सांड, जन्म का प्रतीक कमल और गर्व का प्रतीक था हाथी। ये आपको बताना है, ठीक है। चलो आगे, सर इनकी स्मृति, ये हमसे पूछा गया कि गौतम बुद्ध की स्मृति का प्रतीक क्या था मेरे प्यारों, शेर आपको बताना है। गौतम बुद्ध की स्मृति का प्रतीक यदि मुझसे पूछा जाएगा तो मैं शेर बताऊंगा। और प्रथम प्रवचन की बात होगी, जिसे पहले प्रथम प्रवचन लिखेंगे, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया है। धर्म चक्र, ठीक है ना, कौन से चक्र की बात होगी, धर्म चक्र प्रवर्तन, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। तो ये जो है चक्री इनका क्या था सर जी, प्रथम उपदेश का क्या था, तो आप बता देंगे प्रतीक था प्रथम उपदेश का चक्र। स्मृति की बात होगी तो आप शेर बताएंगे। निर्वाण की बात होगी सर, इनका जो निर्वाण है वो पद चिन्ह थे, पद चिन्हों को छोड़ गए। पद चिन्ह ये आपको बताना है, कौन से चिन्ह, पद चिन्ह, इस तरीके से बताना है। मृत्यु की बात होगी सर, मृत्यु आप बताएंगे। और मृत्यु को क्या बोला गया है, महापरिनिर्वाण, ठीक है ना। गौतम बुद्ध जी की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण, मतलब मृत्यु ना बोलेंगे, महापरिनिर्वाण, तो आप बताएंगे स्तूप, ठीक है ना। तो मृत्यु का जो प्रतीक चिन्ह रहा वो रहा है स्तूप, ठीक है ना। चलो अब कुछ कहेंगे सर जी निर्माण क्या होता है मेरे प्यारो, तृष्णा के क्षीण हो जाने की जो अवस्था होती है उसे निर्माण कहा जाता है। जब तृष्णा क्षीण हो जाती है, ठीक है ना, तो जब तृष्णा क्षीण हो जाती है उस अवस्था को क्या कहा जाता है, निर्वाण कहा जाता है। तो ये भी आपको बताना है, ठीक है। चलो अब इसी के साथ होगा ये तो, और ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, इन्हें याद कर लेना। बुद्ध के जीवन की घटनाएं कुछ भी ना है, जब बैठोगे ना बढ़िया तरीके से और जब दिमाग लगाओगे तो ये सारी चीजें होती चली जाएंगी बहुत बढ़िया तरीके से सभी के। अब हेडिंग डाल देना है प्रमुख बुद्ध संगतियां, ठीक है ना। सर आरपीएफ में ये बैच लगेगी, आरपीएफ में मतलब, अच्छा, तो एक बार कंफर्म करके बताऊंगा, ठीक है। चलो क्लास लाइव स्टडी चैप्टर वाइज बुकलेट पीडीएफ मिलेगा सर। तो जितने भर भी हैंड रिटन नोट आपको दिए जा रहे हैं तो आपको बताने हैं, ठीक है। चलो तो मित्रों जो समय भी हो लिया है, तो यहाँ से कल आपको हेडिंग डाल देनी है बुद्ध संगतियां और जैन धर्म, ठीक है ना। तो बौद्ध संगति और जैन धर्म कल हम कराएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो आशा करूंगा कि ये सभी पॉइंट आपकी समझ में आए होंगे, ठीक है। और भाई थोड़ा सा अपने ऊपर भी जो है बोरभाज, ठीक है, कभी सारे के सारे पदभार प्रधान जी की जो कंधान पे सौंप दो, तो अपने कंधान पे भी रखना है। यदि दूसरे के कंधे पर रहकर बाजी या जो है बंदूक चलाओगे तो पता ना दूसरे कंधा कब नीचे को झुक जाए। अपने कंधे की अपने पता रहती है भाई मेरे हाथों में कितनी ताकत है, तो इसे मैं सहन कर सकता हूँ या ना कर सकता। तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से करनी है सभी को, कलेक्शन लेना है, इधर उधर की बातों में नहीं आना है, सभी से मैं तो कह रहा हूँ।
अपने छोटे भाई-बहन या बड़े भाई-बहन जो भी हैं, कुछ मुझसे बड़े भी होंगे, कुछ मुझसे छोटे भी होंगे। यदि सिलेक्शन है, नौकरी है, तो सब कुछ है। होते की बूझ है आज के समय में। यदि आपके पास 10 रुपया हैं, ठीक है ना? चलो जितेंद्र प्रसाद जी, मैं करता हूँ बात, ठीक है? दूसरी एक और बात दूसरी एक और बात, यदि आपके पास 1 रुपया है तो आपको 1 भी नहीं है देने वाला, और यदि आपके पास 1 लाख है तो 1 लाख देने वाले हैं, और वो तभी है जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो मैं आपसे इसी बात पे कह रहा हूँ बार बार, तो भैया अपने नौकरी ले लो, कुछ भी ना है, जिंदगी धिक्कार है बिना नौकरी के। तो किसी कोई डाउट हो, कोई डिमोटिव हो रहा हो, तो बात कर लिया करो बढ़िया तरीके से, पर बकवासबाजी नहीं, इस तरीके से, ठीक है? मैं 1 घंटा आता हूँ, बड़े मन से पढ़ाता हूँ, सोचता हूँ कि सिलेक्शन हो इनका जल्दी से जल्दी, और ठीक है ना, कम से कम जो है दुआ ना देंगे तो बद्दुआ भी ना देंगे। और आप जो खामखा की बातन में, सर जी मेरा मैं ब्लॉक कर दिया, ये यार तुम एएलपी और झारखंड पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहे हो, अब जो है इतने बड़े हो गए हो, अब छोटी छोटी सी बातन पर ऐसे करोगे तो बेकार है, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, तो सभी के आई लव यू स्वीकार है, अब मत कहना, ठीक है? चलो तो इसी के साथ मित्रों आज चलेगी साइंस की क्लास, ठीक है? किसी को कोई भी दिक्कत हो तो वो पूछ लिया करो निश्चित तौर पर, ठीक है? मैं 100% आपका जो है चाहूंगा कि जो सॉल्यूशन ही हो जाए। तो इसी के साथ मित्रों मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम, तो सभी बच्चे बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।